नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि नील्स बोहर एक वैज्ञानिक थे जो सन 1913 ईस्वी में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, ये परमाणु मॉडल जब प्रस्तुत उन्होंने किया तो आपको पता है कि जो रदरफोर्ड थे उनका परमाणु मॉडल इनके पहले आया था। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां पाई गई। उन कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने कुछ प्रयास किया और उस प्रयास के बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के बारे में इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। लेकिन इन्होंने अपना मॉडल किस आधार पर प्रस्तुत किया? इनका कहना था कि जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के रूप में नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेट और बंडलों के रूप में होती है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। इन पैकेट और बंडलों को क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। और इन पैकेटों तथा बंडलों में जो संचित ऊर्जा होती है उस ऊर्जा की मात्रा E बराबर h न्यू के होती है, जहां पे h प्लैंक का नियतांक है। प्लैंक नियतांक है, इसको आगे की कक्षा में आप पढ़ेंगे। और म्यू जो है ये आवृत्ति है। ठीक है ना, म्यू क्या होती है? आवृत्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि जो किसी भी जो परमाणु होते हैं या जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो भी प्रकाश होता है या जो भी ऊर्जा होती है, ऊर्जा जो है तरंगों के रूप में नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेट और बंडलों के रूप में होती है। इन बंडलों या पैकेटों की को हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। तथा इनमें संचित ऊर्जा का मान E बराबर h न्यू के होता है, जहाँ पे h क्या होता है? प्लैंक नियतांक होता है और न्यू आवृत्ति होती है। इनका सबसे पहला जो मॉडल था जो प्रस्तुत इन्होंने किया, जो बात बताई, इन्होंने कहा कि देखो नाभिक के चारों तरफ तो कक्षाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में गति नहीं करते हैं। ये कुछ निश्चित कक्षाओं में ही गति करते हैं और वो कक्षाएं अस्थायी कक्षाएं भी कही जाती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। यानी कि इनका साफ तौर से कहना था, पहली बात इन्होंने क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सभी कक्षाओं में, क्योंकि नाभिक के चारों तरफ तो अनंत संख्याएं होती हैं, लेकिन ये सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते। ये सिर्फ कुछ लिमिटेड कक्षाएं होती हैं जिनमें चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम अस्थाई कक्षाएं कहते हैं। ये इनकी पहली बात थी। इन्होंने दूसरी बात क्या कहा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी गतिज और उसकी स्थितिज। देखो किसी भी वस्तु में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है। दोनों ऊर्जाओं को जोड़ लिया जाए तो उसकी कुल ऊर्जा होती है। तो वही इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इनकी कुल स्थितिज और कुल गतिज ऊर्जा जोड़ लिया जाए तो जो भी ऊर्जा आती है वो ऊर्जा जो है निश्चित रहती है, वो कभी घटती या कभी बढ़ती नहीं है। और एक चीज बताया कि एक ही कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग नहीं बल्कि एक समान होती है। ठीक, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज और स्थितिज के कारण जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा निश्चित होती है तथा एक ही कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जाएं होती हैं वो समान होती हैं, वो अलग अलग नहीं होती हैं। तथा एक चीज और बताया, तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब कक्षाओं में घूमते हैं तो घूमते समय ये अपनी ऊर्जा का लॉस नहीं करते हैं। जैसा कि हमने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा था तो वहाँ से जो कमियां हमने निकाली थी, कमियों में एक कमी ये आई थी कि जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो अपनी ऊर्जा का लॉस करेगा, और जब ऊर्जा लॉस हो जाएगी तो धीरे धीरे उसकी गति कम होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो नाभिक पे टूट पड़ेगा, और नाभिक पे जब टूटा तो हमारा परमाणु नष्ट हो जाएगा, जिससे ब्रह्मांड का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है।
तो ऐसे में इन्होंने क्या कहा, नील्स बोहर ने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कक्षा में चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन चक्कर लगाते समय ये अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं, इसलिए ये बने रहते हैं। अगली बात जो इन्होंने बताई, कहा कि जो इलेक्ट्रॉन ये घूमते हैं इनका जो कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणित होता है। देखो आपने संवेग सुना होगा, संवेग जो होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग, यही होता है संवेग। लेकिन यहाँ पे हम कोणीय संवेग की बात कर रहे हैं। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जब कोई कण किसी रेखीय पथ पर गति करता है तो उसमें संवेग होता है, परंतु वही कण जब किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसमें संवेग नहीं बल्कि कोणीय संवेग बताया जाता है। तो वही यहाँ पे कहा गया कि किसी भी कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्ण गुणित होता है। यानी कि अगर हमें पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग निकालना हो तो आप 1 से गुणा कर दो, यानी कि उसका जो संवेग होगा वो इतना होगा। अगर हमें दूसरी कक्षा में तो 2/2π ये कट जाएगा, अर्थात जो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसका संवेग h/π के बराबर होगा। तीसरा का निकालना चाहें तो इसी में 3h/2π कर देंगे। ठीक, चौथे का तो ये 4h/2π कर देंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2h/π। मतलब कुल मिला के किसी भी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्ण गुणित होता है। यानी कि अगर उसका हम कोणीय संवेग निकालते हैं तो h/2π से जिस कक्षा में है उस कक्षा की संख्या से गुणा करके निकाल सकते हैं। चलते हैं, आपको एक बात और बताते हैं। अगली बात इन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लो कि किसी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में या उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो जब नीचे से वो ऊपर की कक्षा में जाता है तो अपनी ऊर्जा को खो देता है, कुछ लॉस कर देता है। और अगर वो ऊपर वाली कक्षा से निम्न कक्षा में आ रहा है तो वो उसकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। इतनी ही बात आपको नील्स बोहर ने बताई थी। लेकिन इनका जो परमाणु मॉडल था इसमें भी कुछ कमियां आपको बताई जाएंगी। उसके बाद एक नया मॉडल शायद आपको बताया जाए, लेकिन आप इन्हें पहले अच्छे से लर्न करिए और इसे राइट करिए। धन्यवाद।